अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज लेकर आए बेटा क्लास 11 केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 2, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटमिक मॉडल। ठीक है, इससे पहले टॉपिक में 2.1 में आपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा और चंद बातें रदरफोर्ड के बारे में पढ़ी। और रदरफोर्ड के बारे में आपने क्लास 9 में ज़रूर पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने अपने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ज़रिए क्या फाइंड किया था बेटा, पॉजिटिव न्यूक्लियस फाइंड किया था। ठीक है, और उससे हमें पता चला था कि बेटा एक एटम में एक पॉजिटिव और उसके साथ साथ एक नेगेटिव पार्टी मौजूद है। ठीक है, ये पता चल गया हमें। अब ये तो पता चल गया। और इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, वो गर्दिश कर रहे अपने मदार में, अपने ऑर्बिट्स में, ये भी बात पता चल गई। ठीक है, लेकिन क्या है बेटा, कुछ बातें ऐसी थी जो कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से क्लियरफाई नहीं हो सकी एटम के बारे में कम्प्लीटली। ठीक है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, कंप्लीट रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट्स में। ठीक है, लेकिन इसके बाद कुछ डिफेक्ट्स आए रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, उसको देखते हैं। पहले पढ़ते हैं, फिर थोड़ी सी बात को समझते हैं और फिर मैं उसको डीप में जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। ठीक है, तो आज ये ज़रा देखते हैं। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में चंद डिफेक्ट्स रह गए थे। ठीक है, उस ज़माने के लिहाज से, ठीक है ना। तो आज ये ज़रा देखते हैं। तो अब तो ज़माना थोड़ा जदीद है, तभी आपने क्लासिकल फिज़िक्स का नाम सुना हो और मॉडर्न फिज़िक्स का नाम सुना हो। ठीक है, तो आज ज़रा देखते हैं। तो रदरफोर्ड बिकम सक्सेसफुल इन प्रेजेंटिंग दैट एटम हैव टाइनी पॉजिटिव न्यूक्लियस। तो वो कामयाब हो रदरफोर्ड बताने में कि एक एटम में क्या मौजूद है बेटा, टाइनी न्यूक्लियस मौजूद होता है। और न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, क्योंकि उस वक्त तक जो है वो न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, ओके। एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट, ये भी बात हमें पता है, हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अलावा मौजूद होंगी और सेंटर में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसको न्यूक्लियस का ये रदरफोर्ड ने आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी बात पता चली हमें। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल लॉ ऑफ फिज़िक्स, तो पुराने ज़माने की बात है, तो उस टाइम क्या है बेटा, क्लासिकल फिज़िक्स ही। अब जो ज़माना है मॉडर्न फिज़िक्स का ज़माना है। तो क्लासिकल लॉ ऑफ फिज़िक्स के मुताबिक, पुराने लॉ ऑफ तबियात के मुताबिक, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, आप जानते हैं कि ये क्या है बेटा, एक न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस, और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन है। या अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, गर्दिश करता है, किसके मुताबिक, क्लासिकल लॉ ऑफ फिज़िक्स के मुताबिक, मॉडर्न नहीं, क्लासिकल लॉ ऑफ फिज़िक्स के मुताबिक। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, अपने ऑर्बिट में गर्दिश करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब आप जानते हैं, इसके पिछली वीडियो आपने देखा कि बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, इसके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मौजूद होती हैं। कौन सी फोर्सेस मौजूद होती हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो चार्जेस के दरमियान मौजूद होती हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से ही इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश करता है, कहाँ बेटा, ऑर्बिट्स में। ये बात तो क्लियर है। लेकिन उस वक्त क्या था बेटा, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स के मुताबिक, अगर इलेक्ट्रॉन, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स के मुताबिक क्या था बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, मूविंग इन अ फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है बेटा इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, तो यहाँ बेटा न्यूक्लियर फोर्सेज मौजूद है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके इन्फ्लुएंस में क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। तो क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, मूव करता है इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, विल गिव ऑफ रेडिएशन। तो अगर न्यूक्लियर फोर्स के इर्द गिर्द क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो रेडिएशन एमिट करेगा। क्या एमिट करेगा बेटा, रेडिएशन एमिट करेगा। तो जब अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है तभी तो वो दूर है ना। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एक एटम में शेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, पहला शेल, ये न्यूक्लियस है, पहला शेल के, दूसरा शेल एल, तीसरा शेल एम, चौथा शेल एन। तो ऐसे शेल्स क्यों हैं, तो जिस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज़्यादा होगी वो दूर वाले शेल में होगा, न्यूक्लियस से फासले पर होगा। जिस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कम होगी वो न्यूक्लियस से करीब होगा। इसको तो पढ़ा होगा ना आपने क्लास 9 में। ठीक है, इसको याद रखना है। तो ज़रा देखें, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, मूव करता है इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, तो क्या करेगा, वो रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, किसके लॉ के मुताबिक, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स के मुताबिक, मॉडर्न लॉ के मुताबिक नहीं, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स के मुताबिक, उस वक्त के मुताबिक यही था। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो इफ़ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स कंटिन्यूसली, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, कंटिन्यूसली मूव करता है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, तो जब कंटिन्यूसली मूव करेगा और उसमें से रेडिएशन एनर्जी निकलेगी, तो जब रेडिएशन निकलेगी तो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कमी आएगी। जाहिर सी बात है, जब क्या है बेटा, इसमें से रेडिएशन निकलेगी इलेक्ट्रॉन में से, तो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी तो वो किससे करीब आएगी बेटा, न्यूक्लियस के करीब आएगी। बात समझ में आ रही।
जब हम भी खेल रहे हो ग्राउंड में और जब हमारी एनर्जी कम हो जाए तो हम अपने क्या है बेटा जो सीट होगी वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे। ऐसे ही होता है स्कूल में, अगर कॉलेज में आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, थक जाएंगे तो क्या है बेटा आप अपने बेंच पर आके बैठ जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक है, और क्या करेगा जब कंटिन्यूसली मूव करेगा इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, क्लासिकल लॉ के मुताबिक, तो वो क्या है बेटा एनर्जी रेडिएट करेगा। और जब एनर्जी कंटिन्यूसली रेडिएट करेगा, एमिट करेगा, खारिज करेगा, ठीक है, तो उसमें एनर्जी कम होगी। और जब एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आहिस्ते आहिस्ते न्यूक्लियस की तरफ आके गिर जाएगा। ज़रा आए देखें तो इफ़ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स कंटिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है तो दे शुड लूज एनर्जी, दे शुड लूज एनर्जी, तो एनर्जी लूज करेगा। अब उसके नतीजे में क्या होगा अभी जो मैं बता चुका हूँ आपको। तो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन बिकम क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड फाइनली फॉल इनटू इट, और आखिरकार फाइनली वो किस में गिर जाएगी बेटा, न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगी। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब पुरानी लॉ मौजूद था हमारे पास, क्लासिकल लॉ, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो इस मसले का हल भी तो चाहिए ना, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। लॉ तो मौजूद है पुराने ज़माने में, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए। जब लॉ बन चुका है तो तमाम कम लॉस के मुताबिक होना चाहिए ना, लेकिन लॉस के मुताबिक काम नहीं हो रहा। तो अब इसमें भी एक परेशानी लाहक हो जाती है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो बाद में कुछ साइंसदान आते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे अभी, जो इस मसले का हल बताते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो ये पुराने लॉ है, पुराने लॉ के मुताबिक होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा। तो इस मसले का हल चाहिए तो एक नया लॉ आएगा, ठीक है ना, एक नई बुनियाद आएगी, ठीक है, तो इस नया सोल्यूशन आएगा और एक नया साइंटिस्ट लेकर आएगा, या कोई पुराना ही ले जाएगा, कोई इससे मसला नहीं है। ठीक है, तो फर्दर इफ़ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एमिट एनर्जी, और अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है, कंटिन्यूसली एनर्जी क्या कर रहा है बेटा एमिट कर रहा है, तो इट शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब तो पहले हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब समझना पड़ेगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है, तो ये देखिए बेटा ये एक प्रिज्म है, क्या है बेटा प्रिज्म। तो अगर इस पर क्या है बेटा एक वाइट लाइट आती है, क्या आती है बेटा वाइट लाइट आती है, ठीक है, तो वो क्या है बेटा टोटल 7 कलर्स में स्प्लिट होंगी। कितने कलर्स में स्प्लिट होंगी, 7 कलर्स में। ठीक है, 7 कलर्स में स्प्लिट होंगी। आप इस पिक्चर को देखिएगा, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक प्रिज्म रखा हुआ है। पहले ऊपर वाली पिक्चर देखें, ठीक है, एक प्रिज्म है, उसमें एक वाइट लाइट आ रही है। तो जैसे ही प्रिज्म में वाइट लाइट पड़ती है तो वो प्रिज्म की क्या खासियत है कि वो उस वाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है, और जब स्प्लिट हो रही है तो आप उसमें 7 कलर्स देख सकते हैं। तो जो आप कलर्स देख सकते हैं, कलर्स ये कुछ भी नहीं, ठीक है, ये असल में क्या है बेटा इस कलर्स की जगह वेव्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर कुछ ख़ास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वेव्स अगर आपकी आंखों पर पड़ती है तो आपको इस किस्म के कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, हालांकि कलर कोई नहीं होता, जो सन से जो लाइट आती है वो एक वाइट लाइट होती है। तो जब वाइट लाइट स्प्लिट होती है तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ पर होती है। तो वेवलेंथ जब हमारी आंखों में पड़ती है तो एक कलर का एहसास महसूस होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ कलर मौजूद है तो हर जगह वेव्स मौजूद है, हर जगह क्या है बेटा वेव्स मौजूद है। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं कि वेव्स नहीं है। ठीक है, आप प्रिज्म में देख सकते हैं जो लाइट आप देख रहे हैं। ठीक है, अब नीचे देखें तो प्रिज्म रखा हुआ है, वाइट लाइट आई, नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट आई, टकराई और प्रिज्म ने उसको स्प्लिट कर दिया 7 कलर्स में। आप देख सकते हैं 7 कलर्स ऊपर से देखें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, और ऊपर अब तो हर की बेटा वेवलेंथ भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है। अभी आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से वाकिफ़ नहीं, मैंने नहीं बताया, लेकिन आपको वाकिफ़ होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 10 में आपने इसको पढ़ा है। तो इधर जो आप ये वेव देख रहे हैं, ठीक है, जो स्प्लिटिंग हो रही है वेव की, तो ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। तो इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में बीच से कोई भी वेव्स गायब नहीं है। ठीक है, पूरी की पूरी वेव्स मौजूद हैं। तो इस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, आप देखें कोई गैप है बीच में, कलर्स के दरमियान नहीं है, तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक और स्पेक्ट्रम देखिए, वो होता है लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आप समझ गए। देखें अब ये लाइन स्पेक्ट्रम देखें। ठीक है, सोचें किसी में से एक बल्ब है हमारे पास, क्या है बेटा इसके अंदर गैस मौजूद है। ठीक है, हमने इसको क्या किया बेटा इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए एनर्जी दी। अब क्या है बेटा इसमें से क्या है बेटा इसमें से लाइट एमिट हो रही है, लाइट एमिट हो रही है, और हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट में जो लाइट की जो वेव लेंथ आई है वो यहाँ पर आई है और यहाँ पर आई। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं, क्या है बेटा यहाँ पर आई है हमारे पास, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई। ठीक है, हर एटम की जो वेव लेंथ है वो अलग अलग आती है। ठीक है, हर एटम की जो वेव लेंथ होती है वो अलग अलग एमिट होती है। तो ये कोई एक कंटिन्यूस एनर्जी एमिट नहीं होती, कंटिन्यूस एनर्जी एमिट नहीं होती। इसको बेहतर तरीके से समझे इस पिक्चर में। तो इस पिक्चर में देखिए बेटा ये एक एटम का क्या है बेटा स्पेक्ट्रम है। तो उस एटम से जो लाइट वेव्स जो निकल रही हैं, जो रेडिएशंस निकल रही हैं, वो कंटिन्यूस नहीं है।
कंटिन्यूस होती तो हर जगह रोशनी मौजूद होती इस बैंड में देखें, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सिर्फ देखें एक लेफ्ट हैंड साइड में देखें हल्का सा रेड निशान है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा राइट पे जाएं, ब्लू ग्रीन के नीचे देखें हल्का सा एक निशान है ब्लू ग्रीन, फिर और बराबर में जाएं ब्लू निशान है, और फिर और बराबर में जाएं वायलेट है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो बीच में खाली हिस्सा है यहाँ पे कोई लाइट्स नहीं आ रही, कोई लाइट नहीं निकल रही, ठीक है। तो बाकी सब क्या है बेटा, गायब है। तो यहाँ पे जो रेड, यहाँ जो आपके पास वो निकल रही है क्या है बेटा, स्पेक्ट्रम। वो कौन सा स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग जो है बेटा एनर्जी की जो है वेव्स निकल रही हैं, ठीक है। तो ये है बेटा कहलाता है आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम। अब आगे देखते हैं, दोबारा देखें। फर्दर इफ़ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एमिट एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है, ठीक है, इट शुड फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। दोस्तों कौन सा स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए जिसमें तमाम वेवलेंथ्स मौजूद हैं, जिसमें तमाम वेवलेंथ्स क्या है बेटा मौजूद हैं। बट एक्चुअली बोथ फेनोमेना डिड नॉट हैपन। ना तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिरता है, ना तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिरता है, और ना ही कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रहा। यानी कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज़ करने का मतलब क्या है, सोचिए अभी वो एनर्जी रिलीज़ करें मिसाल के तौर पे 500 जूल, फिर कम हुआ 499 जूल, 498 जूल, 497 जूल, 496 जूल, 495 जूल, 494 जूल, 493 जूल। ये एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है वो क्या हो रही है बेटा, कंटिन्यूस रिलीज़ हो रही है, ठीक है। और उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम होते जा रही है। तो एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस रिलीज़ नहीं होती, एनर्जी जो है वो डायरेक्ट रिलीज़ होती है। इतने अमाउंट में एनर्जी गई, इतने अमाउंट में एनर्जी गई, एक फिक्स तादाद में, यानी एक बार में इतनी एनर्जी गई, एक बार में इतनी एनर्जी गई, और एक बार में इतनी एनर्जी गई। कंटिन्यूस नहीं हो रही, तरतीब से नहीं हो रही कि अभी एनर्जी 5 रिलीज़ हुई, 6 रिलीज़ हुई, 7 रिलीज़ हुई, 8 ऐसे नहीं, ठीक है। एनर्जी जो है वो एक साथ रिलीज़ हो रही है, ठीक है। अभी बात को समझ में आएगी आपको, ज़रा देखिएगा। एक्चुअली बोथ फिनोमेना डिड नॉट हैपन, तो इन दोनों में से कोई फिनोमेना नहीं हुआ कि ना तो इलेक्ट्रॉन गिरा और ना तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बना, बल्कि जो स्पेक्ट्रम बना वो लाइन स्पेक्ट्रम बना। कैसा स्पेक्ट्रम बना बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इधर क्या है बेटा, इधर कोई एनर्जी नहीं, इधर कोई लाइट नहीं आई, इधर कोई लाइट नहीं है, इधर भी खाली, इधर कोई लाइट वेव्स नहीं है। जो लाइट वेव्स आई वो कहाँ आई बेटा, जो लाइन बना हुआ है आप देख रहे हैं। तो कुछ खास वेवलेंथ की जो लाइट है वो आई, कुछ खास वेवलेंथ की, कुछ खास एनर्जी की जो लाइट है, कुछ खास एनर्जी की जो लाइट है वो आई सिर्फ, बाकी ये सारा हिस्सा ब्लैंक। तो ये जो स्पेक्ट्रम बना इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। जबकि यहाँ बेटा तमाम एनर्जी की जो वेव थी वो मौजूद थी, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो रेनबो जो बनता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, उसमें तमाम एनर्जी की लाइट्स मौजूद होती हैं एक साथ। तो एक लाइट खत्म होती है दूसरी लाइट शुरू हो जाती है, एक वेव खत्म होती है दूसरी वेव शुरू हो जाती है। तो ये क्या है बेटा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। तो आ जाए देखते हैं। तो एक्चुअली बोथ फिनोमेना डिड नॉट हैपन, नाइदर इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस, सही है, और नॉर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज फॉर्म बट लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म। तो इस बात को याद रखना है। तो यहाँ से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या होता है बेटा, फेल हो जाता है, और इसके बाद शुरू होता है बेटा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब जो नील बोहर, ठीक है, 1913 में इन्होंने अपना बोहर्स एटॉमिक मॉडल पेश किया। अब जो बोहर एटॉमिक मॉडल की जो बुनियाद थी, ठीक है, जिसके ज़रिए से अपने एटॉमिक मॉडल को पेश किया, उसमें एक थ्योरी का सहारा लिया गया। वो कौन सी थ्योरी थी आपके पास, वो देख लेते हैं। वो थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कौन सी थ्योरी बेटा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल थ्योरी जो बेस करती है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे करती है, और इस थ्योरी को जो देने वाले थे वो थे मैक्स प्लैंक। तो अब शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, तब तमाम बातें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन 1900, ठीक है, तो अब बोहर्स अपना एटॉमिक मॉडल 1913 में दिया। अब मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी कब आई बेटा, 1900। अब इन्होंने थ्योरी तो दे दी, अब बोहर ने सोचा होगा कि भाई इस थ्योरी को अप्लाई करके देखा जाए। अब जब अप्लाई किया तो ये चीज़ें क्या है बेटा, कामयाब होने लगी। आगे जाके प्रूव हुआ, बोहर ने अपना आइडिया दे दिया, लेकिन ये जो प्रूव होने लगा ये आगे जाकर आइंस्टाइन इसको प्रूफ किया था। तो खैर उसको नहीं देखना, हमें सिर्फ मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी को देखना है, वो क्या है। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी आपकी किताब में नहीं है, बल्कि ये आपकी किताब में मौजूद है, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा पहले पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन बाद में भी आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो उसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आपके आउट ऑफ द सिलेबस है, बल्कि ये सिलेबस में मौजूद है ये थ्योरी। तो इन 1900 मैक्स प्लैंक स्टडीड स्पेक्ट्रल लाइंस। तो किसको स्टडी किया बेटा, स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी किया,
ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, आप देख रहे हैं ये जो एक लाइट है स्पेक्ट्रा ये स्प्लिट हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। तो इसने स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी किया, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम अ हॉट बॉडी। अब हॉट बॉडी कोई सी भी हो सकती है, मेटल की हो, तो मेटल के अंदर क्या मौजूद है बेटा, एटम्स मौजूद है ना। अब अगर मैं इस जार के अंदर गैस भर लेता हूँ, क्या भर लेता हूँ बेटा, गैस, तो उसके अंदर भी एटम्स मौजूद है। और अगर मैं मेटल ले लेता हूँ, या आप मेटल देखने बोर्ड में लगा हुआ है, तो ये भी क्या है बेटा, मेटल है, और मेटल के अंदर क्या है बेटा, एटम्स मौजूद है ना। तो एटम्स क्या है बेटा, एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं और एमिट भी करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इस मेटल को गर्म कर दूँ तो ये मेटल क्या बेटा, एनर्जी एब्जॉर्व करेंगे, फिर बाद में एमिट करेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और उस रेडिएशन में क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है। तो अगर मेरे सामने लाइट आ रही है बल्ब के ज़रिए, तो इसमें भी एनर्जी मौजूद है, ठीक है। कोई सी भी लाइट आ रही है, सूरज की छाँव से जो लाइट आ रही है उसमें भी एनर्जी मौजूद है। जो आप टीवी इस्तेमाल करने के लिए जो लाइट इस्तेमाल करें उसमें से जो लाइट शुआएँ निकलती हैं उसमें भी एनर्जी मौजूद है। खाना गर्म करने के लिए जो वेव्स इस्तेमाल करें, अल्ट्रा वो क्या अवन, माइक्रोवेव अवन, तो उसमें भी एनर्जी मौजूद है। फीवर चेक करने के लिए जो थर्मामीटर इस्तेमाल होता है, जो बिना टच के इस्तेमाल, नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसमें से भी बेटा एनर्जी निकलती है, वेव्स निकलती हैं। तो अलबत्ता वेव्स तो हर जगह मौजूद है और हर वेव्स की एक ख़ास एनर्जी होती है, ठीक है। अब एक्सरे करवाते हैं बेटा, उसमें भी उस वेव्स में भी क्या है बेटा, एनर्जी मौजूद है। तो एक्सरे ज़्यादा नहीं करवा सकते क्योंकि उस वेव्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वो एनर्जी हमारे लिए ख़तरनाक है। इसी तरीके रेडियो एक्टिविटी हमने पिछले बार पढ़ा, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में से जो रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारे बॉडी सेल्स के लिए डेंजरस है, ठीक है। इसके अलावा आपने यूवी लाइट का नाम सुना होगा, यूवी लाइट की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, वो भी हमारे लिए क्या है बेटा, डेंजरस है। तो हर वेव्स की एनर्जी अलग अलग होती है। इतनी बार आपको समझ में आ गई, अब बातें हमको तमाम बेहतर तरीके से समझ में आने लगी। तो इन 1900 मैक्स प्लैंक स्टडीड स्पेक्ट्रल लाइंस, किसको स्टडी किया बेटा, स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी किया, ऑब्टेन फ्रॉम अ हॉट बॉडी, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम अ हॉट बॉडी रेडिएशन एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो सोचिए ये अगर हॉट बॉडी है, ठीक है, बॉडी गर्म है, तो इसमें से क्या है बेटा, रेडिएशन इमिट होंगी, क्या इमिट होंगी बेटा, रेडिएशन। और रेडिएशन कैसे होंगे बेटा, इन द फॉर्म ऑफ वेव होंगी, कैसे होंगी बेटा, इन द फॉर्म ऑफ वेव। बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में, इतनी बात क्लियर है कि अगर हॉट बॉडी हो तो उसमें से क्या है बेटा, रेडिएशन इमिट होगी। तो अगर मैं इस गैस को भी यहाँ पे गर्म करूँ, इस गैस को भी क्या है बेटा, यहाँ पे इस जार के अंदर रख के इलेक्ट्रिसिटी के जरिए गर्म करूँ, किसके जरिए से गर्म करूँ बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसमें से भी क्या है बेटा, एक वेव निकलेगी, क्या निकलेगी बेटा, वेव निकलेगी, ठीक है। तो देखिए मैक्स स्टडी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन फ्रॉम अ हॉट बॉडी रेडिएशन, ठीक है, एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंग टू हिम लाइट रेडिएशन वाज प्रोड्यूस डिसकंटिन्यूसली। तो क्या कहा भाई इन्होंने, ये तो बात समझ में आ गई, हॉट बॉडी से रेडिएशन निकलती है डिफरेंट टेम्परेचर में। अगर इसका आप टेम्परेचर चेंज करें तो रेडिएशन भी डिफरेंट होगी और उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो मैंने बताया कि हर वेव की एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है, हर वेव की एनर्जी क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है, ठीक है। तो कभी आप सूरज के सामने जाते हो तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उसमें अगर कोई दूसरी किस्म की वेव है तो आपको ज़्यादा हीट एनर्जी मिलेगी क्योंकि उस वेव में एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब इधर देखें कि अकॉर्डिंग टू हिम लाइट रेडिएशन वाज प्रोड्यूस डिसकंटिन्यूसली। इसमें जो लाइट रेडिएशन जो प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है बेटा, डिसकंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती है, कंटिन्यूसली नहीं होती। अब कंटिन्यूसली और डिसकंटिन्यूसली में क्या फ़र्क है देखें ज़रा। आप एक ये वेव देख रहे हैं, ये एक वेव देख रहे हैं, ये कौन सी वेव है बेटा, कंटिन्यूस वेव है। कौन सी वेव है बेटा, कंटिन्यूस वेव। अब इसी तरीके से एक और वेव देखें, एक और वेव देखें, एक और वेव देखें, ये कौन सी वेव है बेटा, डिसकंटिन्यूस वेव है। डिसकंटिन्यूस मतलब देखें ब्रेक है, यहाँ से क्या है बेटा, ब्रेक, जबकि ये क्या है बेटा, कंटिन्यूस वेव है। तो मैक्स प्लैंक ने क्या कहा बेटा, अकॉर्डिंग टू हिम लाइट रेडिएशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है बेटा, डिसकंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही है। ऐसा नहीं कि ये हॉट बॉडी से जो लाइट वेव निकल रही है वो कंटिन्यूसली निकल रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि जो लाइट वेव निकल रही है वो डिसकंटिन्यूसली निकल रही है बाय द एटम्स या मॉलिक्यूल ऑफ अ हॉट बॉडी। तो कोई सी भी हॉट बॉडी हो लाइट वेव कंटिन्यूसली नहीं निकलती। जैसा कि आपने प्रिज्म में देखा है, जो लाइट वेव स्प्लिट हो रही है इसमें क्या है बेटा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मौजूद है, ठीक है, यानी कितने से हिस्से में हर वेव लेंथ मौजूद है, हर एनर्जी की जो वेव है वो मौजूद है। जबकि आप इसमें देखेंगे इसमें हर एनर्जी की वेव मौजूद नहीं है, बल्कि इस एनर्जी की वेव मौजूद है, इस एनर्जी की वेव मौजूद है और इस एनर्जी की वेव मौजूद है। अब इस पोजीशन पे कोई सी भी एनर्जी हो, लेकिन इतने एनर्जी की वेव नहीं है, इतने एनर्जी की वेव नहीं है, इस एरिया की एनर्जी की वेव नहीं है, इस एरिया की एनर्जी की वेव नहीं है, या वेव लेंथ की वेव नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं एनर्जी और वेव लेंथ में क्या फ़र्क है, इसको आपने पढ़ा होगा, अभी इस वेव से मैं आपको क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। तो ज़रा आए देखें, तो ही प्रपोज अ न्यू थ्योरी दैट अ हॉट बॉडी रेडिएट्स एनर्जी नॉट इन कंटिन्यूस वेव। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई सी भी हॉट बॉडी हो जो एनर्जी रेडिएट करती है, ठीक है, जो उसकी वेव होती है वो कंटिन्यूस नहीं होते,
तो रेडिएट्स एनर्जी नॉट इन कंटिन्यूस वेव। तो कोई सी भी हॉट बॉडी जो एनर्जी रेडिएट करती है वो कंटिन्यूस वेव नहीं होती, बल्कि कौन सी वेव होती है बेटा, डिसकंटिन्यूस वेव होती है। कैसी वेव होती है बेटा, डिसकंटिन्यूस। बात समझ में आ रही, कंटिन्यूस वेव नहीं प्रोड्यूस होगी, डिसकंटिन्यूस वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी, बट इन स्मॉल यूनिट्स ऑफ वेव, बट इन स्मॉल यूनिट्स ऑफ वेव। तो ये आप देख रहे हैं बेटा, ये क्या है बेटा, यूनिट्स ऑफ वेव है, ये यूनिट्स ऑफ वेव है, और ये क्या है बेटा, एक यूनिट वेव है, ठीक है, यूनिट वेव है ये, और ये पूरे तीनों क्या है बेटा, ये यूनिट्स ऑफ वेव है। तो ये तो समझना कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, ये चीज़ें आगे आएंगी तो आपने घबराना नहीं है। बहुत मशहूर और मारूफ कॉल है हमारा, ठीक है, क्या हॉट बॉडी रेडिएट्स एनर्जी नॉट इन कंटिन्यूस वेव बट इन स्मॉल यूनिट्स ऑफ वेव, बट इन स्मॉल यूनिट्स ऑफ वेव। सोचिए इसमें से वेव निकल रही है, वो कैसे होंगी बेटा, स्मॉल यूनिट्स में होंगी, और इस एक यूनिट को बोलेंगे यूनिट वेव। और इन तमाम वेव्स को मिला के अगर 3 से ज़्यादा है, चाहे 50 हो या 100 हो, तो उसको आप कहेंगे यूनिट्स ऑफ वेव्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। द यूनिट वेव कॉल्ड क्वांटम। तो मैंने तमाम चीज़ों के बारे में लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप तमाम बातें एक बार पढ़ें बाद में तो वो आपको समझ में आ जाए। द यूनिट वेव को क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटम कहते हैं। यूनिट वेव को क्या कहते हैं बेटा, क्वांटम। तो आप इस एक वेव को क्या बोल सकते हैं, क्वांटम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, क्वांटम, ठीक है। और एक से ज़्यादा जो तीनों वेव है इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड। यूनिट्स ऑफ वेव तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूनिट वेव तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो उसके लिए आप ख़ास टर्म इस्तेमाल करेंगे जो साइंसदान ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो आप वहाँ पे यूनिट वेव का टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूनिट्स ऑफ वेव का टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप एक ख़ास टर्म इस्तेमाल करेंगे, वो होगा एक वेव के लिए क्वांटम, ठीक है। और एक से ज़्यादा वेव है तो उसके लिए जो वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्वांटा। क्वांटम है सिंगुलर और क्वांटा जो है वो है प्लूरल। अक्सर इस बात का मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता, कभी क्वांटा सुन रहे होते हैं, कभी क्वांटम सुन रहे होते हैं, तो कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो एक वेव को कहेंगे क्वांटम, यूनिट वेव को और यूनिट्स ऑफ वेव को कहेंगे क्वांटा। तो यही बात यहाँ पे लिखेंगे, तो यूनिट वेव कॉल्ड क्वांटम, और प्लूरल उसका क्या होगा बेटा, क्वांटा। और क्वांटा को इसके अलावा फोटॉन्स भी कहते हैं। क्वांटा को क्या कहते हैं बेटा, फोटॉन्स। तो अगर आप याद करें क्लास 10 केमिस्ट्री में आपने फोटॉन्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, फोटॉन्स के बारे में पढ़ा है ना, कि लाइट जो एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन होती है। और लाइट की डुअल नेचर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि लाइट की जो नेचर है वो दो है, ठीक है, एक पार्टिकल्स भी है और एक फोटोन नेचर भी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो क्वांटा को आप फोटॉन्स भी कह सकते हैं, ठीक है, और जो एक जो सिंगल यूनिट वेव है इसको आप क्वांटम कहेंगे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आज जरा वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी को समझ लें कि फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ क्या होती है, ठीक है। तो ये आप एक वेव देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ऊपर वाला टॉप मोस्ट पार्ट है, ठीक है, इसको टॉप मोस्ट पार्ट को बोलते हैं बेटा क्रस्ट, और ये जो डीप में पार्ट मौजूद है इसको बोलते हैं ट्रफ। ये आपने पढ़ी है बात, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ी, क्लास 10 में आपने पढ़ी है। हाँ, अगर नहीं पढ़ी तो ये फिर मसला है ना, ठीक है। तो क्रस्ट है, ये ट्रफ है। तो बेटा ये जो क्रस्ट से क्रस्ट का फासला जो ये कहलाता है बेटा आपके पास वेव लेंथ, और इसको शो करते हैं बेटा लैम्डा से। किससे शो करते हैं बेटा, लैम्डा से। इस बात में आपने याद रख लेना, ठीक है। तो जब बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो है लेंथ वगैरह भी आएगी, तो उसको भी तो समझना पड़ेगा ना बेटा। जब आगे जाएंगे कुछ हम डेरिवेशंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल कुछ फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, तो वहाँ ये सब बातें आएंगी, फ्रीक्वेंसी भी आएगा, वेव नंबर भी आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं बेटा क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला है, इसको कहते हैं बेटा वेव लेंथ, या ट्रफ से ट्रफ तक का फासला हो इसको भी क्या कहेंगे बेटा, वेव लेंथ कहेंगे। इस बात को आपने याद रखना है, ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो वेव लेंथ आपको समझ में आ गया। अब एक है फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी को भी समझ है। तो मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखिएगा। नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। एक सेकंड में जितनी वेव्स प्रोड्यूस उसको क्या कहेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एक सेकंड में जितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या कहेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब एक वेव होती कितनी, ज़रा देखें यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये एक लाइन बनाता हूँ, ये एक वेव ज़रा देखें, ये वेव यहाँ से ये जा रही है, एक पॉइंट से उठ रही है, ठीक है। ये कितनी वेव हुई बेटा, एक वेव हुई। ये वेव यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ये यहाँ तक एक वेव हुई, जिसमें क्या है बेटा, आप ये देखें, ये हाफ वेव है। कितना वेव है बेटा, ये देखें, ये कितना वेव है, हाफ वेव। और ये क्या है बेटा, ये हाफ वेव। तो ये क्या हो गया बेटा, वन कंप्लीट वेव हो गई, ठीक है। अब यहीं से एक और वेव शुरू हो रही, देखें, ठीक है, ये रहा हाफ वेव और ये इसका हाफ वेव, ये कंप्लीट है, टू वेव हो गई, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। देखिए एक और देखें, ये रहा हाफ वेव और ये रहा फुल वेव। कितनी वेव हो गई टोटल, तीन वेव हो गई। कितनी वेव हो गई टोटल, तीन वेव।
तो द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकंड, तो एक सेकंड में जितनी वेव्स प्रोड्यूस उसको क्या कहेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। बात क्लियर है आपको? तो ज़रा एक और देखो, मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। ये दोबारा हाफ वेव और ये हाफ वेव, टोटल कितनी वेव हो गई बेटा, कंप्लीट वेव हो गई 1। अब इसमें आप टोटल वेव देखें कितनी है, तो यहाँ तक बेटा 1 वेव, यहाँ तक 2 वेव, यहाँ तक 3 वेव और यहाँ तक 4 वेव, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे जो 4 वेव प्रोड्यूस हुई है 1 सेकंड में प्रोड्यूस हुई। 4 वेव जो प्रोड्यूस हुई है बेटा कितने सेकंड में प्रोड्यूस हुई, 1 सेकंड में प्रोड्यूस हुई। कितनी सेकंड में प्रोड्यूस हुई बेटा, 1 सेकंड में। तो आप ऊपर रखिए नंबर ऑफ वेव्स 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 4 डिवाइड बाय 1 क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी इस वेव की वो 4 हर्ट्स होगी। फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कितनी हर्ट्स होगी बेटा, 4 हर्ट्स होगी। बात समझ में आ रही है? अब एक दूसरा केस ले लेते हैं, तो ठीक है ना, ये इधर मैं थोड़ी सी ये बिठा देता हूँ, ठीक है। तो ये दूसरा केस ले, ताकि फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ जाए ना, थोड़ा रिव्यू करवाना पड़ेगा आपको। अब अगर सोचें यही जो 4 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये अब प्रोड्यूस हो रही है बेटा, ये प्रोड्यूस हो रही है आपके पास 4 वेव्स प्रोड्यूस हो रही है 2 सेकंड में। ये 4 वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही है कितने सेकंड में प्रोड्यूस हो रही है बेटा, 2 सेकंड में प्रोड्यूस हो रही है। तो अब बताएं इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, तो इसका आंसर जो आएगा 2 × 2 = 2 × 4, तो आया 2 हर्ट्स। तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, 2 हर्ट्स है। इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा आपके पास, 2 हर्ट्स है, ठीक है। अब दोबारा सोचें, अगर यही जो 4 वेव जो प्रोड्यूस हो रही है आपके पास प्रोड्यूस हो रही है 4 सेकंड में, कितने सेकंड में बेटा, 4 सेकंड में। 4 वेव्स 4 सेकंड में कट जाएगा, क्या आएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी बेटा, 1 हर्ट्स। क्लियर है? तो ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन पर सेकंड, ठीक है। और जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसको भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। अभी ये बात नीचे आएगी, अभी ये बात नीचे आएगी, ठीक है। तो अब आज देख लेते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम थ्योरी। देखिए बेटा इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है, ठीक है, वरना बोहर को समझने थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ना पड़ेगा। तो एटम कांट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। तो पहला पोस्टुलेट है बेटा, कोई एटम जो है वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है वो कंटिन्यूसली नहीं करता। कंटिन्यूसली का मतलब अगर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ तो कहाँ समझ में आता, नहीं आता ना। तो कोई भी एटम जो है वो एनर्जी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि कैसे करता है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन करता है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन करता है, ठीक है। तो एटम कांट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। और व्हेन एटम एब्जॉर्ब और एमिट रेडिएट एनर्जी, तो जब कोई एटम एब्जॉर्ब करे या एनर्जी को रेडिएट करे तो वो किस तरीके से करता है, दे डू इन सेपरेट यूनिट, दे डू इन सेपरेट यूनिट्स। ये क्या है बेटा, एक सेपरेट यूनिट है, ये क्या है बेटा, एक सेपरेट यूनिट है, ये क्या है बेटा, एक सेपरेट यूनिट है। तो वो सेपरेट यूनिट में एनर्जी जो है वो क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटा या फोटोन के। जैसे मैंने यहाँ बताया कि क्वांटा या फोटोन, क्वांटा और फोटोन का मतलब एक ही है, लेकिन क्वांटम और इसमें फ़र्क है। क्वांटम जो है एक यूनिट वेव को कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ज़रा देखें, अब इसके बाद इसको हम देख चुके हैं, यहाँ पे जो इमेजेस आएंगी वो ये आएंगी। तो ये क्या है बेटा, ये आपके पास एक अलग वेव है, एक सेपरेट यूनिट वेव है, ये सेपरेट यूनिट वेव है, सेपरेट यूनिट वेव है और सेपरेट यूनिट वेव है। तो कोई भी आइटम जो एनर्जी एब्जॉर्ब करे या एमिट करे वो कंटिन्यूसली नहीं करेगा, ठीक है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस शेल में है तो वो एक ख़ास वेवलेंथ की एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, एक सोचिए ये एक मेटल का पीस है, इसमें तो बेताशा आइटम मौजूद होंगे, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे अपनी एक ख़ास वेवलेंथ की, ख़ास एनर्जी की जो वेव है वो एमिट करेंगे, कंटिन्यूसली नहीं करेंगे। कि देखें अभी इलेक्ट्रॉन इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर आया तो एनर्जी थोड़ी सी कम आएगी, इधर आया थोड़ी सी कम आएगी एनर्जी, इधर आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन करीब जा रहा है तो एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है देखिएगा, क्या मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन कैसे एनर्जी एमिट करेगा। तो सोचिए इलेक्ट्रॉन इस शेल में, दूसरे शेल में, ठीक है, एक ख़ास अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करेगा और डायरेक्ट इस शेल में आ जाएगा, एक ख़ास अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करेगा और डायरेक्ट इस शेल में आ जाएगा। तो कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा। अगर वो एनर्जी उससे रखी नहीं जा रही है इस इलेक्ट्रॉन से, वो एनर्जी वो निकाल बाहर करेगा। ऐसा नहीं कि गुंजाइश निकालेगा, बोलेगा मैं यहाँ घूम लेता हूँ, बीच में घूम लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई, मैं कहाँ घूम लेता हूँ बेटा, बीच में घूम लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। एनर्जी जहाँ उसके पास कम होगी वो नहीं संभाल पाएगा, वो एनर्जी को एमिट आउट करेगा और डायरेक्ट इस शेल में आ जाएगा, ठीक है। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप चाहते हैं दोबारा ये बाहर वाले शेल में चले जाएँ, अगर आप चाहते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है दोबारा बाहर वाले शेल में चले जाएँ,
ठीक है। तो आप बोलते हैं मैं थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा दे, थोड़ी एनर्जी पड़ी, मैं थोड़ी एनर्जी दे देता हूँ, इलेक्ट्रॉन क्या है थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा क्या है बेटा आगे आ जाए, मैं थोड़ी सी एनर्जी तो दे रहा हूँ, थोड़ा सा आगे आ जाए, चाहे इस सेल में ना जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो हमें एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो इस सेल में आएगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी क्या है बेटा रिक्वायरमेंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन है जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो फिक्स अमाउंट में करेगा, किसमें करेगा बेटा फिक्स अमाउंट में, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। और जब यहाँ से वापस आएगा तो एक ख़ास अमाउंट में एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं करेगा। कंटिन्यूस फॉर्म में अगर उसको यहाँ से यहाँ आना डायरेक्ट एनर्जी रिलीज़ करेगा, लो भाई संभालो उसको, समझ में आ रही बात। इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, ऐसी बहुत सारी वेव्स होंगी, ऐसे एक एटम में बहुत सारे एटम्स होंगे, इस प्लेट में बहुत सारे एटम होंगे, तो हर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एमिट करेगा डिफरेंट क्वांटा की, डिफरेंट फोटॉन्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो व्हेन एटम एब्जॉर्ब और एमिट रेडिएंट एनर्जी दे डू इन सेपरेट यूनिट ऑफ वेव कॉल्ड क्वांटा या फोटॉन, ठीक है, इस बिहाफ एनर्जी एमिट करेगा, नॉट इन कंटिन्यूस फॉर्म। अब ये बात बहुत अहम है, ये बात बहुत अहम है। द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम या फोटॉन, तो एक क्वांटम या फोटॉन की एनर्जी, एक क्वांटम या फोटॉन की एनर्जी वो ये डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है वो देखते हैं। हाँ तो क्या बात कर रहे थे वो मैं भूल गया, ठीक है, क्या था, द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम या फोटॉन, ठीक है, जो वेव है, ठीक है, वेव है, तो ये किस पर डिपेंड करती है, एनर्जी कब ज़्यादा होगी और कब कम होगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी, कि अगर आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी किसी वेव की, ठीक है, इसकी वेव की अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी या फोटॉन की जो है वो फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। किसी फोटॉन या क्वांटम की एनर्जी अगर ज़्यादा होगी, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि एनर्जी ऑफ अ क्वांटम या फोटॉन इज़ गिवन बाय द रिलेशन। तो यहाँ पे मैं एक रिलेशन लिखता हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि भाई जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है या क्वांटम है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, चाहे वो एक क्वांटम हो या फोटॉन हो। तो एनर्जी ऑफ अ क्वांटम और फोटॉन डिपेंड करती है बेटा, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रिक्वेंसी, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रिक्वेंसी। अब एनर्जी किसकी, क्वांटम या फोटॉन की, या फोटॉन में बोल देता हूँ, ये क्वांटम कुछ भी कह दें, तो एक फोटॉन या क्वांटम की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है बेटा फ्रिक्वेंसी पर, किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा फ्रिक्वेंसी पर। तो अगर किसी फोटॉन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, अगर किसी फोटॉन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है या क्वांटा, ठीक है, अभी मैं यहाँ वेव नहीं कह रहा, तो आप ये वर्ड इस्तेमाल करें ख़ास, किसी क्वांटा या फोटॉन की या क्वांटम की एनर्जी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी क्या है बेटा ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी बेटा ज़्यादा होगी, रिलेशन है डायरेक्टली रिलेशन। तो अगर क्या है बेटा फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी किसी फोटॉन की तो एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर किसी फोटॉन की फ्रिक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी क्या है बेटा कम होगी, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसको आगे एक्सप्रेस करेंगे, ई इज़ इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल हटेगा लगेगा, इज़ इक्वल टू कांस्टेंट और न्यू, ठीक है, ये रिलेशन है हमारे पास। ये एच का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, एच का मतलब है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जाहिर सी बात है ये थ्योरी किसने दी थी बेटा, मैक्स प्लैंक ने दी थी, तो उनके आज़ाद में एच का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट की वैल्यू अभी हमें इसमें नहीं जाना, बस ये बात याद रखनी है कि अगर किसी वेव की या किसी फोटॉन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या है उसकी ज़्यादा होगी, और किसी फोटॉन फ्रिक्वेंसी कम होगी तो उसकी एनर्जी भी कम होगी, इस बात में याद रखना है। तो अब बढ़ते हैं बेटा बोहर एटॉमिक मॉडल की तरफ। तो अब पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी को समझ लेते हैं, ठीक है, तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आप उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट है बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये बात तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा बेटा, सर्कुलर ऑर्बिट में तो मूव करेगा, ये बात यकीनी है, कंफर्म यकीनी है, ठीक है। लेकिन वो सर्कुलर ऑर्बिट कहाँ मौजूद होगी, लेकिन वो सर्कुलर ऑर्बिट मौजूद होगी बेटा एक फिक्स डिस्टेंस पर मौजूद होगी, कहाँ मौजूद होगी बेटा फिक्स डिस्टेंस पर फ्रॉम द न्यूक्लियस विथ डेफिनेट एनर्जी, ठीक है। तो मैं यहाँ बनाता हूँ बेटा एक एटम, ज़रा देखिएगा बेटा, ये है इसका न्यूक्लियस, ये है बेटा पहला ऑर्बिट, ये है दूसरा ऑर्बिट। तो ये पहला ऑर्बिट बेटा एक फिक्स डिस्टेंस पर मौजूद होगा न्यूक्लियस से, अपने मर्जी से मौजूद नहीं होगा, एक फिक्स डिस्टेंस पर मौजूद होगा, ठीक है। और इस ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी होगी, किसी इलेक्ट्रॉन को अगर इस ऑर्बिट में रहना है तो उसके पास उस अमाउंट में एनर्जी मौजूद होना चाहिए, अगर उस अमाउंट में उसके पास एनर्जी नहीं है तो वो उस शेल में नहीं रह सकता, उस ऑर्बिट में नहीं रह सकता। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट सिचुएटेड एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस विद डेफिनेट एनर्जी। और हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है बेटा वो फिक्स होती है। आप जानते हैं
अब पहले शेल को बेटा के भी बोलते हैं, दूसरे शेल को एल बोलते हैं, तीसरे शेल को एम बोलते हैं। तो पहले शेल की एनर्जी कम होती है, एल शेल की एनर्जी ज़्यादा होती है और एम शेल की एनर्जी और ज़्यादा होती है। इस बात को आपने यकीनन पढ़ा होगा। और तमाम शेल्स एक फिक्स डिस्टेंस से मौजूद, अपनी मर्ज़ी से मौजूद नहीं है कि जहाँ दिल करा वहाँ मौजूद है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, शेल छोटा हो गया, शेल छोटा नहीं हो रहा, शेल वैसे ही मौजूद है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है तो वो शेल में रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं तो वो शेल में नहीं रहेगा, सही है, ओके। और हर शेल फिक्स डिस्टेंस में मौजूद है, उसकी एक डेफिनेट एनर्जी है, शेल की एनर्जी तब्दील नहीं होगी। ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है तो शेल छोटा हो जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है तो वो दूसरे शेल में जाएगा, ठीक है, ओके। तो एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एप्रोप्रिएट एनर्जी, तो सोचें अब इलेक्ट्रॉन बेटा इस एनर्जी लेवल में मौजूद है, खुद से मौजूद है। अगर इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल पे मौजूद है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन एप्रोप्रिएट ऑर्बिट, और यहीं पर रह के गर्दिश भी कर रहा है, यहीं पर रह के क्या बेटा कर रहा है, गर्दिश भी कर रहा है, तो ना तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा ना ही एनर्जी गेन करेगा। अगर यहीं मौजूद है, हर वक्त यहीं मौजूद है, तो ना तो ये एनर्जी गेन कर रहा है ना ही एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। ये बोहर का नज़रिया था। इट नाइदर लूजेस नॉर गेन एनर्जी, ठीक है। हैंस ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी, पहले ही बता दी कि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या डेफिनेट है, यहाँ भी बताया गया कि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है बेटा, फिक्स है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को क्या देते हैं बेटा, एनर्जी देते हैं, फोटॉन हिट करते हैं, क्या हिट करते हैं बेटा, फोटॉन, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी इसको मिल जाती है कि इसकी जगह इस ऑर्बिट में बनती है, तो ये इस ऑर्बिट में चले जाएगा, ठीक है। अगर इस फोटॉन में इतनी एनर्जी है, और अगर इस फोटॉन में इतनी एनर्जी नहीं है तो ये इस ऑर्बिट में नहीं आएगा। एनर्जी फिक्स होनी चाहिए इस ऑर्बिट में आने के लिए, ऐसा नहीं कि गुंजाइश निकल जाएगी, गुंजाइश कम है, आ जाओ, जगह है, आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर इसमें इतनी एनर्जी है कि ये इसको इलेक्ट्रॉन को दे दे और इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेने के बाद उसके बाद इतनी एनर्जी हो गई कि वो यहाँ पे सेटल हो जाए, तभी आएगा वो इस शेल में, वरना तो नहीं आएगा। दोबारा देखिएगा, तो ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। उस ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि अगर उसके पास उतनी अमाउंट में एनर्जी मौजूद है, अगर नहीं है तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी निकाल कर दूसरे ऑर्बिट में जाना है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी निकाल कर दूसरे ऑर्बिट में जाना है। ऐसा नहीं कि अगर ये इस ऑर्बिट में आ रहा है तो उतनी एनर्जी लेकर आएगा, बल्कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको निकाल कर इस ऑर्बिट में आएगा, ठीक है। हाउएवर द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये बता दिया मैंने कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगी जैसे जैसे ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियस से। जानते हैं कि पहले ऑर्बिट का डिस्टेंस कम है न्यूक्लियस से, एनर्जी कम है, दूसरे ऑर्बिट का डिस्टेंस ज़्यादा है न्यूक्लियस से, तो दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है। तीसरे ऑर्बिट का डिस्टेंस ज़्यादा है न्यूक्लियस से, तो तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी और ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन को भी अगर इस ऑर्बिट में रहना है तो उसके पास एनर्जी इसके बराबर होनी चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए, वरना वो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को नहीं रखने वाला, ठीक है, ओके। दो पोस्टुलेट समझ में आ गए होंगे आपको। तो अगर इलेक्ट्रॉन यही गर्दिश कर रहा है ना तो वो एनर्जी लूज़ कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, अगर वहीं पे मौजूद है, ठीक है। तो गर्दिश जितना भी करता रहे, एनर्जी एमिट आउट नहीं करेगा, ना ही एब्जॉर्ब करेगा, चाहे जितना रिवॉल्व करे, ठीक है। पुरानी थ्योरी में कुछ और था। ड्यूरिंग एक्साइटेशन, अब एक्साइटेशन में बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर, या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पर। ये है लोअर ऑर्बिट क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, ये है हायर ऑर्बिट क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो ड्यूरिंग एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा हायर ऑर्बिट पे। तो ड्यूरिंग एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम क्वांटाइज एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो क्वांटाइज एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिक्स अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको जो एनर्जी आ रही है उसके लिए एनर्जी कम हो दूसरे शेल में जाने के लिए। सोचें ये जो एनर्जी आ रही है एनर्जी बहुत कम है, और इसके बाद ये एनर्जी को इसको पिक करने के बाद इसके बाद गुंजाइश नहीं कि इस शेल में जा सकें, तो इस एनर्जी को वो हासिल ही नहीं करेगा, और उसको कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देगा, वो यहीं मौजूद रहेगा। अब ऐसा नहीं मैं एनर्जी दे रहा हूँ वो तो बोलेगी भाई जितना आ रहा है रख लिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। क्वांटाइज एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए बेटा, क्वांटाइज एनर्जी, फिक्स अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके इस ऑर्बिट में आएगा। और अगर एनर्जी जो है क्वांटाइज अमाउंट से कम होगी, एनर्जी क्या है बेटा कम होगी, तो वो कोई रिस्पांस शो नहीं करेगा, ना तो यहाँ भी नहीं आएगा कि गुंजाइश निकाल के भाई यहाँ आ जाए, बाद में एनर्जी आएगी वहाँ चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, एक ही वक्त पे जाना है, ठीक है।
तो ड्यूरिंग एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब क्वांटाइज एनर्जी, इस वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए बेटा, क्वांटाइज एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एंड जम्प फ्रॉम अ लोअर ऑर्बिट टू अ एप्रोप्रिएट हायर एनर्जी ऑर्बिट, और जम्प कर जाएगा बेटा लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में, तो क्वांटाइज एनर्जी मिलेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ओके। और अगर एनर्जी दोबारा लूज़ करता है दोबारा यहाँ आ जाएगा, और ज़्यादा ही लूज़ करता है तो यहाँ आ जाएगा, सही है। बट व्हेन इट रिटर्न बैक टू अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट, तो सोचें मिटा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को, अब इलेक्ट्रॉन जो है दोबारा लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, तो कैसे आएगा, पहले तो हमने एनर्जी दी थी, फोटोन दिया था इसको, ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा आना है तो क्या बेटा ये फोटोन रिलीज़ करेगा, ठीक है, और आ जाएगा इस शेल में, आ जाएगा इस शेल में, ठीक है। तो व्हेन इट रिटर्न बैक टू अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट इट एमिट्स क्वांटाइज एनर्जी, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी क्वांटाइज होगी, कंटिन्यूस एनर्जी नहीं होगी, क्वांटाइज एनर्जी, ठीक है, फिक्स अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, फिक्स अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। ये बात समझ में आ गई, तीसरी पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट देख लें वो क्या है। अब चौथा पॉइंट समझने में अक्सर मुश्किलात का सामना होता है। इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो हर ऑर्बिट नहीं है, उसकी इलेक्ट्रॉन की मर्ज़ी यहाँ ऑर्बिट बना ले, इलेक्ट्रॉन की मर्ज़ी यहाँ ऑर्बिट बना ले, ऐसा नहीं है। ऑर्बिट्स वहीं बनेंगे, ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन के वहीं बनेंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमेगा वहीं ऑर्बिट होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमेगा ऑर्बिट वहीं होगा। ऑर्बिट दिखेगा थोड़ी आपको, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट वहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए शराइत मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने के लिए क्या मौजूद बेटा, शराइत मौजूद है। वो शराइत क्या है इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट in which the angular momentum of electron, in which the angular momentum of electron, angular momentum of electron, कि जहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या हो बेटा, वो क्या हो NH/2π हो। जहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या हो बेटा, NH/2π हो, वहीं ऑर्बिट बनेगा और वहीं इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पहले तो मोमेंटम पता होना चाहिए बेटा। अगर एक मोमेंटम क्या होता है बेटा, P = m × वेलोसिटी होता है, mv। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है बेटा मोमेंटम। इसको क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से बता बेटा, ये एक सोचो ये कार है और ये बाइक है, ये क्या है बेटा, बाइक है, ठीक है, ओके। और यहाँ एक बंदा है जो बैठ के बाइक चला रहा है, ठीक है, एक बाइक है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, एक कार है, ठीक है। दोनों की रफ्तार एक है 5 मीटर/सेकंड, 5 मीटर/सेकंड, लेकिन दोनों का मास डिफरेंट है, दोनों का मास डिफरेंट है। तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। डिस्ट्रैक्शन किससे ज़्यादा आएगा, तबाही किससे ज़्यादा आएगी, इससे ज़्यादा आएगी, इससे कम आएगी। मोमेंटम किसका ज़्यादा, मोमेंटम इसका ज़्यादा है। अच्छा, ये जो गाड़ी चल रही है इसका कोई एंगल बन रहा है, कोई एंगल नहीं बन रहा, सीधे पाथ में चल रही है, सीधे रास्ते पे चल रही है, कोई इसका एंगुलर मोमेंटम नहीं, कोई एंगल नहीं बन रहा, कोई एंगल नहीं बन रहा। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो भी तो मास पार्टिकल है ना, क्या है बेटा, मास पार्टिकल है। तो जब इलेक्ट्रॉन गर्दिश करेगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, गर्दिश करेगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, उसका क्या होगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम होगा। और वो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा जरा देख लें। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा बेटा, mvr। m मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v मीन्स वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और r मीन्स रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं मूव करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या हो बेटा, वो क्या हो, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π, इंटीग्रल मल्टीपल। तो अभी देख लें, n की जगह 1 वैल्यू प्लेस करेंगे और उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा फिर n की जगह 2, फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा n की जगह 3, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ मूव करेगा वहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, NH/2π, वरना तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इसके अलावा कहीं और मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो आइए देखिए, पहले शेल का क्या निकालते हैं बेटा, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं पहले शेल का। तो पहले शेल के लिए आपने क्या करना है, n की जगह 1 रखना है, वो हो जाएगा H/2π हो जाएगा। दूसरे शेल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा, n की जगह 2 रखेंगे, n की जगह क्या रखेंगे बेटा, 2 H/2π। तीसरे शेल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो n की जगह 3 रखेंगे, H/2π। चौथे शेल का भी निकालना है तो n की जगह 4 रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वहीं मूव करेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा, वो बराबर होगा एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा किसके, NH/2π। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम, ये है एंगुलर मोमेंटम, ये है एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है।
ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, एम वी आर है, आर आ गया तो एंगुलर मोमेंटम हो गया, एम वी का मतलब है मोमेंटम, आर आ गया तो एंगुलर मोमेंटम। तो जहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या हो बेटा, एन एच बाई टू बाई हो, इलेक्ट्रॉन से वहीं मूव करेगा। तो पहले ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा 1 एच बाई टू बाई, दूसरे ऑर्बिट का होगा 2 एच बाई टू बाई, और तीसरे ऑर्बिट का होगा एंगुलर मोमेंटम 3 एच बाई टू बाई। तो ऑर्बिट्स वहीं बनेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा, आप देख रहे हैं एन एच बाई टू बाई। पहले ऑर्बिट के लिए ये, दूसरे ऑर्बिट के लिए ये, तीसरे ऑर्बिट के लिए ये। तो आपने इसको सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, ये इसी तरीके से ये लिखाएगा। तो इस तरीके से तमाम मामलात हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉन कहीं मूव नहीं करेगा, ऑर्बिट जो है वो फिक्स होंगी, ऑर्बिट्स का जो डिस्टेंस है वो फिक्स होगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं मूव करेगा जहाँ उसका एंगुलर मोमेंटम ये होगा एन एच बाई टू बाई। इस फॉर्मूले को भी आपने याद रखना है जब हम डेरिवेशंस करेंगे। डेरिवेशंस जो है बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में तो नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और एडिटिंग करना एक मसला बन जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो डेरिवेशन में आपके पास मौजूद अच्छी खासी डेरिवेशन है। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, इसी बोहर के पोस्टुलेट्स को इस्तेमाल करके हमें रेडियस कैलकुलेट करना है एक एटम का, एनर्जी कैलकुलेट करनी है ऑर्बिट्स की, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट्स की, और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तमाम डेरिवेशन आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो लेकिन ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी जब आप जो है वो डेरिवेशन समझने के काबिल हो सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।